So, hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology More Than a Cell. So, today we'll start with a new topic which is called as Plant Kingdom. So, this is lecture 1. So, lecture 1 में we are going to complete systematics of classification. So, basically system of classification कैसे हुआ था plants में हम ये पढ़ेंगे. Okay, so तीन system से plants को classify किया गया था. First system is called as artificial system. Then the next one is called as a natural system, and the third one is called as a phylogenetic system. So हम पहला system से चालू करेंगे, that is artificial system. Artificial system सबसे पहला दिया गया system है. Okay, it is the one of the earliest system of classification जिसके basis पे हमने plants को classify किया था. ठीक है, अभी इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या क्राइटेरियाज यूज किए थे, किस हिसाब से हम लोगों ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था. The first we took vegetative characters and morphological characters of the plants. Vegetative and morphological characters का मतलब क्या होता है? Vegetative characters यानी plants में root के हिसाब से plant को classify किया था, stem के हिसाब से, leaves, types of leaves के हिसाब से classification था. Morphological characters में you have color, number, shape, ठीक है, and so on. Then there was one more artificial system, which is called as Linnaeus artificial system. Now, this was the scientist, ठीक है, जिन्होंने plants को classify किया on the basis of androecium structure. Now, androecium is nothing but a male part of the flower. ठीक है, तो flower में male part जो होता है हम उसको androecium कहते हैं. So you can actually see a androecium in this picture. Okay, so if this is a typical structure of flower, जो आपने पढ़ा है already, so this is usually a female part of the flower. Okay, and then you have a male part of the flower which is right here. ठीक है, जिसमें आपने anther and filament पढ़ा रहेगा. Okay, so this part is nothing but the anther, and this part is nothing but the filament. Okay, so this is nothing but androecium. The androecium is basically the male whorl of the plant. ओके, सो इट वाज एक्चुअली अ बिग फेलियर. ठीक है, तो उन्होंने एंड्रोशियम के अरेंजमेंट के हिसाब से उन्होंने बताया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. यू कैन एक्चुअली सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम अरेंजमेंट, मोनोडल्फस, डाइडल्फस, पॉलीडल्फस, ये सब मॉर्फोलॉजी में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा. ओके, नाउ ड्रॉबैक्स क्या थे? ओके, सो ड्रॉबैक्स में ये जो सिस्टम था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम was actually based on only one or a very few morphological characters. यानी ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को यानी वेजिटेटिव या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से ही सिर्फ प्लांट्स को क्लासिफाई किया था. जैसे टाइप्स ऑफ लीफ हो गया, स्टेम अरेंजमेंट, एंडोशियम अरेंजमेंट, ये सारी चीजें के हिसाब से. He did not considered other कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसके हिसाब से उनको क्लासिफाई करना चाहिए था. अब इसके वजह से क्या होने लगा कि जो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे प्लांट्स के वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हो गए. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट में यही बताया हमको. सी, दे सेपरेटेड द क्लोज रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ वेरी फ्यू कैरेक्टर्स. बहुत कम कैरेक्टर्स के हिसाब से उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, जिसके वजह से क्या हुआ, जो बहुत क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हो गए. ओके, नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या बताई जो गलत थी, लाइक डीमेरिट था. ठीक है, देन व्हाट ही डिड, ही गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एज वेल एज फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स. नाउ तो उन्होंने बोला कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर मोर और लेस दे आर लाइक वेरी सिमिलर. ठीक है, बट अगर देखा जाए तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो रहते हैं प्लांट्स के, रूट, स्टेम और लीफ जो रहता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एज लाइक वन ऑफ द स्टेबल कैरेक्टर्स. एनवायरमेंट के हिसाब से ये बदल सकता है, लीफ का कलर चेंज हो सकता है. ठीक है, रूट स्टेम भी बदल सकते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से. सो यू कैन नॉट टेक अ कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर एज क्लासिफिकेशन, बिकॉज वो स्टेबल नहीं है, वो कभी भी बदल सकता है. ठीक है, दूसरा कैरेक्टर जो उन्होंने लिया दैट इज अ फ्लोरल कैरेक्टर व्हिच इज अ सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट. तो ऐसा कहा जाता है कि प्लांट में सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव कैरेक्टर. तो इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया वेजिटेटिव एज वेल एज फ्लोरल कैरेक्टर. तो उन्होंने बोला कि ये दोनों भी कैरेक्टर्स जो है वो एक्चुअली मोर और लेस बहुत सिमिलर होते हैं.
ठीक है, दैट्स व्हाई ही रोट इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स. This is not acceptable since the vegetative characters are more easily affected by the environment. Vegetative characters बहुत easily environment के हिसाब से बदल सकते हैं. So ये artificial classification was a big failure. Then the next classification was a natural classification. Now, natural classification में हमको बताया है कि it is based on natural affinity of the organism. ठीक है, so यहाँ पे लिखा है these are based on natural affinities among organisms. Affinity means loving, कि एक organism दूसरे organism से कितना connected है. ओके, नाउ अभी ये जो क्लासिफिकेशन था इट वाज ऑल बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स ऑफ द प्लांट. तो इसके पहले वाला जो क्लासिफिकेशन था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, वहां पे हमने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स देखे प्लांट के. ठीक है, बट नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम लोग ने एक्सटर्नल फीचर्स भी कंसिडर किया एंड इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर किया प्लांट का, एंड उस हिसाब से हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया. ठीक है, तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने कंसिडर किया है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर anatomy of the plant, embryological study of the plant, then there is something called as phytochemistry of the plant. ये सारी चीज को मिलाकर, ये सारी चीज को कंसिडर करके हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया. सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन जो हुआ था, नेचुरल क्लासिफिकेशन was based on both. It was based on external as well as internal features. But artificial wala jo tha, it was only based on the external features, vegetative characters and morphological characters पे था. अभी ये जो natural system of classification है, इसको famously ये भी कहा जाता है, it is also called as Bentham and Hooker classification, because इन दोनों का सबसे ज्यादा contribution था इस classification को देने के लिए. Next one. So next was phylogenetic classification system. Now, Bentham and Hooker classification का एक drawback यही था कि they didn't talk about phylogeny. अब phylogeny का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट का evolutionary relationship देखना, कि कौन सा प्लांट कब आया पहले. ठीक है, तो जब आप चीजों को evolution से connect करते हो, things becomes very easy. तब आप चीजों में logic ढूंढ पाते हो. अब प्लांट्स में कौन सा प्लांट पहले आया, कौन सा प्लांट ज्यादा इवॉल्व हुआ है, कौन सा प्लांट ज्यादा एडवांस है, ये सब हमको फाइलोजेनी से पता चलता है, यानी एवोल्यूशन से ट्रेस करके पता चलता है. तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में ये जो बेंथम एंड हुकर थे, they didn't talk about any phylogenetic relationship between the plants. कि जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये दो प्लांट्स को, प्लांट ए एंड प्लांट बी को एक ग्रुप में डाला है, सो आर दे एवोल्यूशनरी करेक्टेड, इनका कोई एंसेस्टर सिमिलर है क्या, ये इन्होंने नहीं बताया था. ओके, सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन उसी के हिसाब से आया था. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाज अ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो फाइलोजेनी का मतलब होता है कि हम किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, कि उसका कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा रहेगा जिससे वो प्लांट आया है. ठीक है, सो दैट बेसिकली मीन्स फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. सी, these are based on evolutionary relationship among the organism, कि एक organism दूसरे organism से कितना ज्यादा connected है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे humans को कंपेयर किया जाता है एप से, कि हम कहते हैं कि वो हमारे सबसे नजदीकी ancestor है, बराबर. सो हमको कैसे पता बोला तो, now by using fossil we can find out कि कौन सा प्लांट कौन से प्लांट से कनेक्टेड है, evolutionary. Okay, now see, this assumes that organism in a same taxa have a common ancestor. तो अगर मैं प्लांट्स को एक टैक्सा में डाल रही हूँ, एक ग्रुप में डाल रही हूँ, इसका मतलब है कि उनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा रहेगा, कोई पूर्वज उनका सेम रहा रहेगा, और वहीं से वो प्लांट इवॉल्व होते हुए आए हैं. Okay. Now see, so there are also other classification. Now see, other sources to resolve the problem of classification. ठीक है. So बहुत मुश्किल था उस टाइम पे प्लांट्स को क्लासिफाई करना, तो सब अपना अपना ट्राई कर रहे थे. तो और भी नए टाइप के क्लासिफिकेशन है. Now there was classification based on a numerical taxonomy. ठीक है, सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज अगेन बेस्ड ऑन अ फिनोटाइपिक कैरेक्टर. फिनोटाइपिक कैरेक्टर मतलब जो मैं प्लांट में ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है, उस हिसाब से मैंने प्लांट को क्लासिफाई किया.
ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते थे, प्लांट के जो भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स रहते थे उसकी एक फैमिली ट्री बनाते थे। ओके, फैमिली ट्री इन द सेंस जैसे हम यहाँ पे एक ट्री देख पा रहे हैं ऐसे क्लासिफाई करने का, वैसे हम प्लांट्स में ऐसे फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के हिसाब से एक फैमिली ट्री तैयार करते थे एंड उस हिसाब से हम वो प्लांट्स को क्लासिफाई करते थे। नाउ सी दिस, नाउ सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? ठीक है, नाउ इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, तो कौन से कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कौन से कैरेक्टर्स नहीं है, उसके हिसाब से। तो जो कैरेक्टर्स मुझे जो प्लान्स में दिखते थे मैं वहां पे प्लस डाल रही हूँ, जो एब्सेंट रहता था हम वहां पे माइनस डालते थे। And उस हिसाब से हम प्लान्स में ऐसे देखते थे कि किसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर मिले, उसको उस ग्रुप में डाला जाता था। ओके, सो ये चार्ट हमको वही दिखा रहा है। ओके, नाउ सी, इट इज कैरिड आउट यूजिंग अ कंप्यूटर। तो पहले मैन्युअली किया जाता था, अभी तो यू हैव कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर में सिर्फ डेटा एंट्री किया जाता था, हमको पता चल जाता था। Numbers and codes are assigned to all the characters and the data are processed. Thus, thousands of characters can be equally considered. एक टाइम पे कई ज्यादा प्लान्स के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंपेयर करके हम उसको क्लासिफाई करते थे। Then, the next one is called as cytotaxonomy. Now, cytotaxonomy is based on cytological information, that is nothing but the chromosomal number. ठीक है, तो साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्रोमोसोम के नंबर के हिसाब से, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के हिसाब से एंड प्लांट के क्रोमोसोमल बिहेवियर के हिसाब से प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया। ठीक है, सो इट वाज ऑल बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम नंबर। Okay, the next one, what we have is a chemotaxonomy. Okay, so chemotaxonomy में we usually consider DNA. ठीक है, DNA is nothing but nucleic acid. ठीक है, so न्यूक्लिक एसिड में दो आते हैं, एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, सो कीमोटेक्सोनॉमी में हम लोग यूजुअली प्लांट्स के डीएनए और आरएनए को कंपेयर करके क्लासिफिकेशन तैयार करते थे। ठीक है, सो देयर वर लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेथड, ठीक है, जिसकी मदद से हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, बट वन ऑफ द एंड मेथड, ठीक है, जिससे हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया वाज दिस वाज वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ओके, सो प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। ठीक है, इसके दो बड़े ग्रुप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स और एक को हम बुलाते हैं फेनारोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स में कौन से प्लांट्स हम लोगों ने डाला? जो नॉन फ्लावरिंग है, नॉन फ्रूटिंग है, नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर, जिनमें फ्लावर नहीं आता, जिनमें सीड नहीं आता, जिनमें फ्रूट नहीं आता, उनको हमने क्लासिफाई किया क्रिप्टोगैम्स में। वही हम फिनारोगैम्स देखे तो फिनारोगैम्स थोड़े एडवांस टाइप के प्लांट्स थे, जिसमें हमको फ्लावरिंग भी दिखती थी, फ्रूटिंग भी दिखती था, सीड बेयरिंग भी होता था। ओके, देन cryptogams में you have three category. Cryptogams is again divided into three parts. First part is called as thylophytes. Then you have a bryophytes and then you have a pteridophyte. ठीक है, अभी अंडरस्टैंड दिस कि ये प्लांट्स का एवोल्यूशन कुछ इसी डायरेक्शन में हुआ। मतलब अगर हम थाइलोफाइट्स में प्लांट को देखेंगे तो थाइलोफाइट्स में प्लांट्स इतने एडवांस नहीं थे, बट जैसे ही थाइलोफाइट्स हम जंप करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स थाइलोफाइट्स से थोड़े ज्यादा एडवांस है। ठीक है, फिर ब्रायोफाइट्स से जैसे हम टेरिडोफाइट्स में जाएंगे तो टेरिडोफाइट्स वर मोर एडवांस देन दी ब्रायोफाइट्स। ओके, देन यू हैव अ फेनारोग्राम। फेनारोग्राम में हमको दो कैटेगरी देखने मिलती है, एक तो होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास सीड्स तो होती है बट वो नेकेड होती है, मतलब उस पर कोई कवरिंग नहीं होती। वही अगर हम एंजियोस्पर्म को देखें तो एंजियोस्पर्म में जो सीड पाई जाती है उसके अंदर ऐसे कवरिंग होता है। नाउ सी, सो दिस इज अ सीड लाइक दिस। ठीक है, तो उसके ऊपर यूजुअली किसी फ्रूट का कवरिंग रहता है। ठीक है, तो अगर सीड कवर्ड रहेगा, ओके, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? इट इज गोइंग टू कम अंडर एंजियोस्पर्म। और अगर सीड नेकेड है, ओके, तो वो किसके अंदर आएगा बोला तो जिम्नोस्पर्म। ओके, so here we ended up with our lecture. So thank you for being with me.
ऑलराइट, सो लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे अबाउट algae। ठीक है, तो हमने सिस्टमैटिक्स ये लेक्चर में खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम algae के बारे में पढ़ेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, आई वांट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।